हेलो क्लास, वेलकम टू एसिंग केमिस्ट्री क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टॉपिक को बात करने वाले हैं, जो कि आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का एक पार्ट है। और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में दो टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी को कैरी करते हैं, जिसमें से पहला होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा होता है आपका क्वांटम नंबर। और इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और क्वांटम नंबर को रिवीजन करने वाले हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बात किया था क्लासेस में कि क्लास में जो भी चैप्टर हम लोग कंप्लीट करते हैं उस चैप्टर को हम लोग सबसे पहले आकर के यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल पे डिस्कस करते हैं, है ना। तो हम लोग अपने डीआईडी में आते हैं। डीआईडी मतलब क्या है? डेली आईआईटी डोज। रोज के रोज यहाँ पे आपके चैप्टर्स के रिवीजन होने हैं। तो चलिए, हम लोग का पहला चैप्टर है, जिसको पहला टॉपिक है जिसको हम लोग रिवीजन करते हैं, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और आज के वीडियो में हम लोग दो टॉपिक का रिवीजन करने वाले हैं। तो पूरे के पूरे दो टॉपिक आपको रिवाइज करने हैं। पहला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा टॉपिक है आपका क्वांटम नंबर। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के ये दो टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा हाई प्रायोरिटी को क्या है, बहुत ही ज्यादा हाई प्रायोरिटी के टॉपिक्स होते हैं। आपने क्या करना है, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीखना है और फिर क्वांटम नंबर को सीखना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए, जैसे कि आप लोगों ने क्लास 10th में सीखा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग कहां करते हैं। सपोज जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम हमको करना है, तो क्लास 10th के अकॉर्डिंग क्लास 10th में हम लोग क्या करते हैं, ऑर्बिट वाइज कॉन्फ़िगरेशन को करते हैं। आप ध्यान में रखिए, कहां कॉन्फ़िगरेशन करते हैं क्लास 10th में, ऑर्बिट वाइज कॉन्फ़िगरेशन को करते हैं, ठीक है। हम लोग हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट्स में डाल देते हैं। तो अगर हम लोग सोडियम के कॉन्फ़िगरेशन को लिखने को जाएं तो हम लोग क्या लिखेंगे सोडियम के लिए कि 281। अगर 11 इलेक्ट्रॉन्स है तो हम लोग बोलते हैं कि के सेल, एल सेल और एम सेल में, मतलब फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल और थर्ड सेल में 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन्स को हम डाल देंगे। तो हम बोलते हैं कि ये जो है आपका सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन आपका कहां हुआ बोलो, ऑर्बिट वाइज हुआ, राइट, ऑर्बिट वाइज हुआ। बट देयर इज नथिंग इज कॉल्ड ऑर्बिट। ऑर्बिट जैसा कुछ नहीं होता है। ऑर्बिट इज जस्ट अ इमेजिनरी लाइन एंड नथिंग मोर। क्या? हाँ बिल्कुल, ऑर्बिट जैसा कुछ नहीं होता है ना। तो कुछ एक बातों को अभी आप सीखो, जैसे ऑर्बिट is made up of a lot of suborbits. Orbit is made up of suborbits. Suborbits क्या होते हैं? तो suborbit होता है आपका चार तरह का suborbit होता है, लाइक S, P, D और F। जी हाँ, SPD है ना, SPD पावर रेंजर्स, वहां से आप याद रखो SPDF, स्पेस पेट्रोल डेल्टा फोर्स, राइट। तो आपको बस याद रखना है इस चीज को, इसलिए मैंने आपको बता दिया एसपीडी। यहाँ पे ऑर्बिटल सब ऑर्बिट्स होते हैं एसपीडीएफ। तो एसपीडीएफ 4 सब ऑर्बिट्स होते हैं जो कि ऑर्बिट्स का फॉर्मेशन करते हैं, और सब ऑर्बिट्स जो होते हैं वो ऑर्बिटल्स से बने होते हैं, राइट, ऑर्बिटल्स से बने होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि क्लास 10th में हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कहां होते हैं, ऑर्बिट में होते हैं। लेकिन नहीं, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में नहीं, इलेक्ट्रॉन्स कहां होते हैं, सबऑर्बिट के ऑर्बिटल्स में होते हैं। सबऑर्बिट जैसे एसपीडीएफ होता है, और ऑर्बिटल्स को हम लोग स्क्वायर बॉक्सेस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक यहां पे याद करने का आपको एक मैं ट्रिक देता हूं। हर एक सबऑर्बिट का अपना अपना एक ऑर्बिटल होता है। जैसे कि एस के लिए हम बात करते हैं तो एक ऑर्बिटल होता है, पी के लिए 3 ऑर्बिटल होता है, डी के लिए 5 ऑर्बिटल होता है, और F के लिए आपका 7 ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो ये देखो कितने कितने हैं भाई, 1, 3, 5 एंड 7 ऑड नंबर में आ रहा है। हर एक सबऑर्बिट के लिए ऑर्बिटल जो है वो क्या आ रहा है, ऑड नंबर में आ रहा है। और पावर रेंजर्स मैंने बात किया था एसपीडी मतलब पावर रेंजर्स, और पावर रेंजर्स की नंबर कितनी होती है, 5, और वो भी कितने होते हैं, ऑड नंबर में। तो जैसे कि पावर रेंजर्स ऑड नंबर में होते हैं, वैसे ही आपके यहाँ पे सबऑर्बिट्स क्या होने हैं, ऑड नंबर में होने हैं, जैसे एसपीडीएफ 1, 3, 5 और 7। तो आपको याद रखने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, बस इस आप ट्रिक को याद रखो, ठीक है। और आपको दूसरी बात क्या याद रखनी है कि जैसे हम लोगों ने अभी बात किया कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। अगर अभी तक हम लोग क्या पढ़ते थे, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन नहीं, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहां होते हैं, ऑर्बिट के सबऑर्बिट्स जो होते हैं, सबऑर्बिट के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हर एक ऑर्बिटल को हम लोग एक एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक बॉक्स में मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन को हम रख सकते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को हम क्लॉकवाइज रखते हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉन को हम एंटी क्लॉकवाइज रखते हैं, राइट। एक इलेक्ट्रॉन को हम क्या रखते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और दूसरे इलेक्ट्रॉन को हम क्या रखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को।
अभी हम लोगों ने बात किया कि सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर ऑर्बिट वाइज लिखी जाए तो हम लोग क्या लिख देंगे 281। लेकिन हम लोगों ने उसके बाद फिर ये बात किया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑर्बिट में नहीं होते हैं, ऑर्बिट में नहीं होते हैं, तो ऑर्बिट में नहीं होते हैं इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स सबऑर्बिट के ऑर्बिटल्स में होते हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन्स कहां होते हैं, सबऑर्बिट के ऑर्बिटल्स में होते हैं। तो भी आपने क्या करना है, क्या करना है आपने, सबऑर्बिट के ऑर्बिटल्स की तरफ आपको चले जाना है, सबऑर्बिट के ऑर्बिटल्स की तरफ आपको चले जाना है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को हमको कहां फील्ड करना है, सबऑर्बिट के ऑर्बिटल्स में। तो चलिए पहले हम लोग कुछ नए चीजों को सीखते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। जैसे अभी अभी हम लोगों ने यहां पे एक टॉपिक पे डिस्कस किया कि ऑर्बिट जो है ये कुछ एक सबऑर्बिट से बना है, और सबऑर्बिट्स जो होते हैं ये कुछ एक ऑर्बिटल्स से बने होते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास ऑर्बिट का नंबर 1 है, अगर मेरे पास ऑर्बिट का नंबर क्या है 1, तो हम लोग बोलते हैं सबऑर्बिट भी मेरा कितना होगा 1 होगा। और जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने बात किया था, सबऑर्बिट्स क्या होते हैं sp_df। तो अगर ऑर्बिट 1 तो सबऑर्बिट भी 1, और सबऑर्बिट 1 तो पहला सबऑर्बिट हम लोग ले लेते हैं इस सबऑर्बिट। तो ऑर्बिट 1 तो सबऑर्बिट 1, और सबऑर्बिट अगर पहला है तो हमेशा कौन सा सबऑर्बिट होगा, एस सबऑर्बिट होगा। और एस सबऑर्बिट के लिए हम लोगों ने अभी अभी बात की, ऑर्बिटल कौन सा होगा, एक बॉक्स का ऑर्बिटल होगा, ठीक है। उसका जो ऑर्बिटल रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं वो 1 स्क्वायर बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली अगर ऑर्बिट क्या है 2 है, ऑर्बिट क्या है 2 है, तो सबऑर्बिट्स कितने हो जाने हैं 2। कौन कौन से सबऑर्बिट्स हो जाने हैं, तो एस और पी 2 सबऑर्बिट्स हो जाने हैं। कौन कौन से सबऑर्बिट, एस सबऑर्बिट और पी सबऑर्बिट, है ना, 2 सबऑर्बिट्स हो जाने हैं। अब एस सबऑर्बिट के लिए जो ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, एक स्क्वायर बॉक्स होता है, और पी सबऑर्बिट के लिए जो ऑर्बिटल्स होता है वो क्या होता है, 3 स्क्वायर बॉक्स होता है, राइट। सिमिलरली अगर हम ऑर्बिट का नंबर क्या कर दें 3 कर दें, तो सबऑर्बिट्स कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। कौन कौन से सबऑर्बिट्स हो जाएंगे, तो यस एस पी और क्या होगा, डी होगा, बिल्कुल एस पी और डी। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, इसके लिए हम बोलते हैं कि एक स्क्वायर बॉक्स, पी के लिए जो ऑर्बिटल होता है वो 3 बॉक्स को रिप्रेजेंट करता है, और डी के लिए जो ऑर्बिटल होता है वो कितने बॉक्स से रिप्रेजेंट होता है, 5 बॉक्स से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। 5 एक्सिस पे 5 बॉक्स लगते हैं, तो एस पी डी, ओके। अगर हम ऑर्बिट के नंबर को 4 कर दें, बस आप इन चीजों को देखते चलो, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखो और इन चीजों को देखते चलो। आफ्टर द एंड ऑफ दिस वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन फ्यू सेकेंड्स मतलब विद इन 10 सेकेंड्स, राइट। तो उसके लिए पेशेंस रखो। सब ऑर्बिट क्या है 4, अगर ऑर्बिट होगा 4 तो सब ऑर्बिट कितना होगा 4। कौन कौन सा सब ऑर्बिट होगा, एस पी डी और एफ, 4 सब ऑर्बिट्स होंगे। तो एस के लिए हम क्या बोलते हैं, एक स्क्वायर बॉक्स, पी के लिए कितना स्क्वायर बॉक्स, 3 स्क्वायर बॉक्स, डी के लिए कितना स्क्वायर बॉक्स, 5 स्क्वायर बॉक्स, 5 ऑर्बिटल, है ना। और एफ के लिए कितना 7, बिल्कुल सही, वाह तुमको तो समझ में आने लगा। तो 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, गुड। अगर हम ऑर्बिट के नंबर को 5 करते हैं, अब यहां पे थोड़ा ध्यान देने की बात है, ऑर्बिट के नंबर को हम क्या कर देते हैं 5। तो ऑर्बिट की नंबर अगर 5 होगी तो सबऑर्बिट्स कितने हो जाएंगे, तो सबऑर्बिट्स तो मैक्सिमम हम लोगों ने बात किया कि 4 ही होते हैं, एस पी डी और एफ। तो ऑर्बिट का नंबर अगर 5 भी होता है तो भी सबऑर्बिट कितना होगा, 4 ही होगा, क्योंकि 4 से ज्यादा हो नहीं सकता। तो 4 हो गया। अब 4 हो गया तो कौन कौन सा, तो एस पी डी और एफ। अगर ऑर्बिट का नंबर कितना है 5 तो सबऑर्बिट कितना रहेगा, 4 ही रहेगा, क्योंकि 4 से ज्यादा सबऑर्बिट हो ही नहीं सकता है भाई, एसपीडीएफ बस इतना ही है अभी तक के लिए। अब इन फ्यूचर अभी कभी जी और एच आई जे के आएगा तो आएगा, लेकिन अभी तो नहीं है। अब अभी जो है उसको उतना ही पढ़ेंगे हम। तो इसकी ऑर्बिटल की पिक्चर हम क्या बोल सकते हैं कि इसकी ऑर्बिटल कैसी होगी, तो इसकी ऑर्बिटल हो जाएगी, हम लोग बोल सकते हैं सेम एज फोर्थ के जैसा। फोर्थ में जैसा हमको क्या दिखा, एक एस दिखा, एक पी दिखा, डी दिखा और एफ दिखा। तो वैसे ही हमको क्या दिखेगा, यहां पे भी क्या दिखता है, एस पी डी और एफ। तो हम लिख देते हैं सेम एज फोर्थ। बार बार पिक्चर ड्रॉ करने से, बार बार ये ऑर्बिटल ड्रॉ करने से बेहतर है सेम एज फोर्थ हम लिख देते हैं, और आप वहां से समझ लो इस चीज को, ठीक है। अगर हम रखते हैं ऑर्बिट के नंबर को 6, ऑर्बिट के नंबर को 6, तो क्या होगा सबऑर्बिट। अब यहां पे ध्यान देने की बात है, यहां पे एक ऑर्डर फॉलो होता है 1 2 3 4 4 3 2 1। क्या, फिर से बोलो मेरे साथ बोलो, 1 2 3 4 4 3 2 1। पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, और देखो फिर आया 5 में क्या 4 आया, तो 4 अब एक एक करके कम होने लगेगा। तो 4 3 मतलब एसपी और डी। तो एसपी डी कहां गया, एसपी और डी, तो किसके जैसा, थर्ड के जैसा। तो हम लोग क्या लिख देंगे कि सेम एज थर्ड। मतलब कि अगर ऑर्बिट का नंबर 6 है तो उसके लिए जो सबऑर्बिट्स होने हैं वो सबऑर्बिट्स कितने होंगे, 3 ही सबऑर्बिट्स होंगे, है ना। अब ध्यान रखना 1 2 3 4 4 3 2 1 सबऑर्बिट्स पहले एक एक करके इंक्रीज करता है,
और फिर सब ऑर्बिट्स खुद को रिपीट करता है 1 2 3 4 और फिर 4 3 2 1। 2-3 बार बोलो इस बात को 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1। ओके, चलो अब हम लोग बात करते हैं ऑर्बिट का नंबर अगर 7 होगा तो अगर ऑर्बिट का नंबर 7 होगा तो ऑर्बिटल सब ऑर्बिट कितना हो जाएगा 2। बिल्कुल, कौन कौन सा, एस और पी किसके जैसा, तो हम लोग बोल सकते हैं सेम एज सेकेंड, राइट। और अगर ये 8 होगा तो कितना हो जाएगा 1 1 मतलब एस मतलब सेम एज फर्स्ट। बिल्कुल पहले ऑर्बिट के जैसा। देखो पहले ऑर्बिट में क्या है, पहले ऑर्बिट में सिर्फ एस सब ऑर्बिट था, 8th ऑर्बिट में भी क्या है, सिर्फ एस सब ऑर्बिट है। तो ये आप पहले इस पिक्चर को आप समझ लो कि ऑर्बिट्स जो होते हैं ये बने होते हैं कुछ एक सब ऑर्बिट से। सब ऑर्बिट्स 4 तरह के हो सकते हैं, एस पी डी और एफ हो सकते हैं। और सब ऑर्बिट्स जो होते हैं वो भी कुछ ऑर्बिटल्स से बने होते हैं और ऑर्बिटल्स को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो ये पढ़ाते पढ़ाते मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ गया है ना, तुमको तो पता ही हमेशा मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो एक क्वेश्चन चला गया, पता है क्वेश्चन क्या चला, क्वेश्चन ये चला कि क्लास 10th में हमको बताया गया था कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। और सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है भैया। फर्स्ट ऑर्बिट में सर बोले थे 2 इलेक्ट्रॉन होता है और सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। और तब तो हम बच्चे थे, हमको समझ में नहीं आता था, सर जो बोलते थे हम मान लेते थे। लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं और इवन अब तो बड़े होकर के साइंस ले लिए हैं, तो अब थोड़ा ज्यादा सोचने की क्षमता बढ़ गई है। तो अब एक क्वेश्चन बनता है कि क्यों पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसा क्यों? हम सर के बोलने की बात को क्यों माने? नहीं मानेंगे। हमको बताओ, हमको ये बताओ कि पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन क्यों? तो चलो फिर बताते हैं। अब हम तुम्हारे 10th वाले सर थोड़ी हैं, है ना, हम तो कुछ और हैं। छोड़ो हम क्या हैं, बस ध्यान दो। पहले ऑर्बिट में 2 और दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन क्यों है ना? पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि पहले ऑर्बिट के पास सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है। देखो पहले ऑर्बिट के पास कौन सा सब ऑर्बिट है, एस सब ऑर्बिट। और एस सब ऑर्बिट में कितने बॉक्स होते हैं, सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है। और अभी जस्ट हम लोग थोड़ी देर पहले बात किए थे कि एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स को रखा जा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को रखा जा सकता है, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो अब ये बताओ कि जब पहले ऑर्बिट में मेरे पास सिर्फ एस सब ऑर्बिट है, मतलब कि एक ही स्क्वायर बॉक्स है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को डाल सकते हैं, तो हम कितना इलेक्ट्रॉन को इसमें डाल सकते हैं? फर्स्ट ऑर्बिट के पास कितनी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की? तो भाई साहब फर्स्ट ऑर्बिट को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेसिटी दिख रही है, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है। लेकिन अगर हम दूसरे ऑर्बिट की तरफ आ जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं, यहां पे 2 सब ऑर्बिट्स हैं, एस सब ऑर्बिट भी है और पी सब ऑर्बिट भी है। और एस सब ऑर्बिट को कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड करने का टेंडेंसी है, 2। और पी सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स हैं भाई, 3 ऑर्बिटल्स हैं। और हर बॉक्स में हम कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन करके डाल सकते हैं। तो टोटल हम कितने इलेक्ट्रॉन्स पी में डाल सकते हैं, तो पी में हम टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं। और एस में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं। तो पूरे सेकेंड ऑर्बिट में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं, तो नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं, है ना। यहां पे हम 2 डाल सकते हैं, यहां पे हम 6 डाल सकते हैं, तो नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। देखो तो इस क्वेश्चन का आंसर मिला क्या, कि why there is only 2 electrons in the first orbit and there are 8 electrons in the second orbit. And similarly we can say how many electrons are in third orbit. और देखो ये जो बात आपको हम बोल रहे हैं ना, ये क्वेश्चंस हैं, ये IITs के क्वेश्चंस हैं बॉस। IITs में पूछा है कि if the value of n is 4 then how many electrons will comes in this orbit. तो if the value of n is 3, n मतलब क्या होता है, ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट को n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो if the value of n is 3 then how many electrons are accommodated in this orbit. तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकता है आपका कहां पे, s में 2 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन कहां एकोमोडेट हो सकता है आपका p में। और d में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो d में 5 बॉक्स है तो आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके आ गए, तो 10 यहाँ, 6 यहाँ, 16 और 2 यहाँ 18। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाते हैं, 18। तो थर्ड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आया, 18 इलेक्ट्रॉन आया। बिल्कुल एकदम सही जा रहे हो बॉस। और फोर्थ ऑर्बिट की अगर हम लोग बात करते हैं कि फोर्थ ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, तो फोर्थ ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, अब तुम कैलकुलेट करके हमको बताओ। चलो टिक टिक शुरू करते हैं, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, तुम्हारा टाइम अप। देयर आर 32 इलेक्ट्रॉन्स।
है ना। कैसे 32 इलेक्ट्रॉन्स, तो देखो 2 यहाँ, 6 यहाँ, 10 यहाँ, 18 हो गया और 14 यहाँ, 32 हो गया, है ना। तो देयर 32 इलेक्ट्रॉन्स, टाइम इज टिकलिंग बॉस, है ना। तुम्हारे पास सब कुछ है, बस टाइम नहीं है, राइट। तुम्हारे पास मरने के लिए भी टाइम नहीं है जब तक तुम रैंक नहीं करते हो। रैंक करके मर जाओ, कोई दुख नहीं है, मर जाओ बॉस, लेकिन रैंक करके मर जाओ। एटलीस्ट अचीव दैट यूनिक नंबर जिसके लिए तुमने साइंस लिया है, ओके। उसके बाद कुछ भी। तो चलो हम लोग अगर बात करते हैं कि फिफ्थ ऑर्बिट में एक टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, तो फिफ्थ ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 32 हो सकते हैं, राइट, सेम एज फोर्थ। सिक्स्थ में कितना हो सकता है, 18 हो सकता है, सेम एज थर्ड। सेवेंथ में कितना हो सकता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, सेम एज सेकेंड। और 8 में कितना हो सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, सेम एज फर्स्ट। तो देखो 2 8 18 32 32 18 8 2, दिस इज कॉल्ड मैजिक नंबर, दिस इज कॉल्ड मैजिक नंबर। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे पीरियोडिक टेबल चैप्टर में जब हम लोग होंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप बस ये बात याद रखो कि कौन से ऑर्बिट्स किस सब ऑर्बिट से बने होते हैं, किस सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, और कौन सा ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है, और किस सब ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंफ्यूज हो गए? फिर से सुनो एक बार जाकर के, रिप्ले करो और फिर सुनो, ठीक है। चलो गुड। आपको क्या ध्यान में रखना है, एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2, पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6, डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 10, और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 14, ठीक है। बस आपने ये याद रखना है, बस आपने ये याद रखना है। अगर इतनी याद हो गई तो बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी भैया। आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत ना है, सब कुछ पढ़ के रैंक ना होवे है, सिर्फ उतना ही पढ़ना होता है जितना में रैंक हो जाए, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ें। अब देखते हैं भाई सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल लेवल पे। तो चलो आ जाओ फिर अपने क्लास 10th वाले टॉपिक पे। 10th में क्या पढ़े थे अपने मास्टर साहब, क्या पढ़ाए थे कि सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होवे है, 281 होवे है, के सेल, एल सेल और एम सेल में। ये कहां पे होवे है भैया, ऑर्बिट में होवे है ना। और अभी हम लोग क्या देखें कि ऑर्बिट जो होते हैं ये बने होते हैं किस चीज से, सब ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल से, सब ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल से। तो अब हम सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल लेवल में सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखते हैं, है ना। तो सोडियम जो है उसका फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें एस है, सेकेंड ऑर्बिट है उसमें 2s और 2p है, और थर्ड ऑर्बिट जिसमें उसका 3s 3p और 3d है। ऐसा कुछ है, सब कुछ ऐसा कुछ है, बिल्कुल है। हमको कैसे पता ऐसा है कि नहीं है, तो आ जाओ देख लेते हैं। पहले ऑर्बिट में देखो, पहले ऑर्बिट में s है, दूसरे ऑर्बिट में s और p है, तीसरे ऑर्बिट में s p और d है, ठीक है। तो चलो हम लोग लिख दिए भाई कि पहले ऑर्बिट में क्या है, पहले ऑर्बिट में 2s है, दूसरे ऑर्बिट में क्या है, पहले ऑर्बिट में 1s है, दूसरे ऑर्बिट में क्या है, 2s 2p है, तीसरे ऑर्बिट में क्या है, 3s 3p और 3d है। यहाँ पे 3s 3p और 3d की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, बाद में मिटा देंगे। तो क्या है भाई, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन कहां, सब ऑर्बिट में। किस सब ऑर्बिट में, एस सब ऑर्बिट में। तो 1s2 पहला ऑर्बिट जो होता है ये एस सब ऑर्बिट से बना होता है। तो पहला ऑर्बिट जब एस सब ऑर्बिट से बना हुआ है तो इसके इलेक्ट्रॉन कहां होगी, सब ऑर्बिट में होगी। और एस सब ऑर्बिट का ऑर्बिटल कैसा होता है, एक स्क्वायर बॉक्स जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हम कैसे लिख देंगे, पहले ऑर्बिट का जो एस सब ऑर्बिट है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, कैसे लिखते हैं, 1s2, ठीक है। ऐसे ही हम बात करते हैं कि दूसरा ऑर्बिट जो है ये 2s और 2p से मिलकर बना हुआ है, और s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। s में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, और p में क्या हो सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, राइट। तो देखो हम लोग बोलते हैं अपने ऑर्बिटल लेवल में कि l में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन्स कहां कहां हैं, तो l ऑर्बिट मतलब सेकंड ऑर्बिट जो है ये बना हुआ है 2 चीजों से, s से और p से। अब s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 8 इलेक्ट्रॉन को हम लोग स्प्लिट कर दिए, कैसे, s2 और p6 में। तो हम क्या बोल देंगे, 2s2 और 2p6, राइट। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 11। कितने इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल्ड कर दिया, तो पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में ये देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गया। अब मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 1। तो वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, तो 3 के s में जाएगा। तो 3s क्या हो गया,
1। अब देखो यहाँ पे 3p और 3d में कुछ आया नहीं, तो 3p और 3d को फिर लिखने की कोई जरूरत है भी नहीं, उसको आप हटा दो। ठीक है, तो क्या बन गया अपना, क्या बन गया भाई, 1s2 2s2 2p6 3s1। अब आपको समझ में नहीं आया होगा, हमको पता है आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं भी शायद आपको 5 या 10% ही समझ में आया होगा। अरे बहुत लक्की हो भाई, 5-10% समझ में आ गया। बहुत लोगों को तो ऐसे ही बाउंस कर जाता है ना। बहुत लोग तो बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख करके साइंस से कॉमर्स में भाग जाते हैं, है ना। कम से कम तुम साइंस में तो हो, तो थोड़ा सा बोले ना धैर्य रखो, है ना। एक तो धैर्य जो धारूं दादा। हाइड्रोजन 1, राइट, हाइड्रोजन 1। कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, तो हाइड्रोजन का जो पहला ऑर्बिट है ये s सब ऑर्बिट से बना हुआ है, और s सब ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या लिख देंगे 1s1। क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम किस सब ऑर्बिट में डाल दिए, s सब ऑर्बिट में डाल दिए, तो ये क्या बन गया 1s1। ऐसे ही अगर मेरे पास हीलियम है, हीलियम के पास कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम पहले ऑर्बिट के s सब ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 1s2 हो गया। ठीक है, अगर मेरे पास लिथियम है 3, ठीक है, लिथियम है 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन है। अब 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहले ऑर्बिट के इस सब ऑर्बिट में हम 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। अब पहले ऑर्बिट में तो हम बस 2 ही इलेक्ट्रॉन डाल सकते थे, क्योंकि अभी अभी देखो यहाँ इस कॉर्नर में हम लोग अभी अभी तो बात किए थे कि पहले ऑर्बिट में सिर्फ एस ही सब ऑर्बिट होता है, जिसमें कितना इलेक्ट्रॉन हम मैक्सिमम ले सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो पहले ऑर्बिट का क्या हो सकता है, सिर्फ 1s2 ही हो सकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन हम डाल दिए। अब मेरा बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम में अगर हम 1s2 कर दिए तो मेरा 1 इलेक्ट्रॉन और बच गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, तो अगले ऑर्बिट में जाएगा। अब अगले ऑर्बिट में क्या है, तो 2s है और 2p है, तो हम कहां इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, 2s में डाल देंगे। कितना इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2। अब फिर 2p में कोई इलेक्ट्रॉन गया क्या, नहीं गया, तो 2p को मत लिखो, है ना, 2p को नहीं लिखना है। तो क्या हो जाएगा 1s2 2s1। अब अगर हमको बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, बेरिलियम है 4, तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे 1s2, और 2s में कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 2, है ना, 2s में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा 2। आपको हमेशा याद रखना है, s में 2, p में 6, d में 10, f में 14। ठीक है, अब अगर हम यहां पे बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखने की बात करते हैं, किसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, बोरॉन। बोरॉन कितना होता है 5 मतलब 1s2 2s2। अब 2s तो फिल्ड हो गया, अब 2s के बाद कहां, तो 2s में फिर 2 में p भी होता है, तो 1s2 2s2 और 2p1। तो देखो 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर हम बात कर दे कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p में कितना इलेक्ट्रॉन, अब 2। अब देखो p में तो हम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते थे ना, p में कितना बॉक्स था, p में तो ऐसे 3 बॉक्स था, 3 बॉक्स मतलब कि हम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, राइट। p में हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो अब हम 2p में तब तक इलेक्ट्रॉन को डालते जाएंगे जब तक p भर ना जाए, जब तक p क्या हो जाए 6 इलेक्ट्रॉन ना ले ले। तो नाइट्रोजन कितना है 7, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है 8, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना, बिल्कुल 4 इलेक्ट्रॉन, राइट। अगर हम आपसे पूछें कि एक बात बताओ, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो आप देखोगे 9 इलेक्ट्रॉन है। अब 9 इलेक्ट्रॉन में कैसे जाएगा, तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में का 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 5 इलेक्ट्रॉन, तो देखो हो गया 9 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल। अगर बोल दे कि नियॉन 10, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोल दोगे 1s2 2s2 और 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो यहां पे 2p फुलफिल्ड हो गया, और अभी हम लोग बात किए थे कि सेकंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है 8, तो देखो यहां पे सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो भी गया, पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 8। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, एकदम बिल्कुल ऐसे ही समझते चलो, है ना। एंड टुगेदर वी विल मेक अ डिफरेंस रे बाबा, तू टेंशन ना ले, है ना, तू पहुंचेगा, तू आईआईटीज में पहुंचेगा, हम पहुंचाएगा, है ना। अगर हम अपने को कॉन्फ़िगरेशन लिखना है सपोज फिर से सोडियम का, ठीक है, फिर से सोडियम का, अब हम नहीं लिखेंगे, अब तुम बताओ सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन, तुम बताओ कहां बताओगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे, और कहां बताओगे, है ना। क्या लिखना है भाई, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन इन कमेंट बॉक्स। और तुम्हारे पास टाइम है, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3 और टाइम अप। ठीक है, चलो फिर
कमेंट बॉक्स में ही हम आपको कॉन्फ़िगरेशन इसका सही करके दिखा देते हैं, तो हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं, तो हम सीधा आ जाते हैं मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। तो मैग्नीशियम क्या है 12, मैग्नीशियम क्या है 12, तो 12 का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन फिल्ड हो गया, अब बचा कितना 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2s के बाद कहां जाएंगे हम थर्ड ऑर्बिट में आ जाएंगे, तो थर्ड ऑर्बिट में क्या हो जाएगा 3s2, तो 1s2 2s2 2p6 3s2, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया 12 हो गया। अब तुम बोल रहे हो कि अब देखो एक तुम लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हो यार, ये बड़ी गड़बड़ बात है, बस हम ही बोले जा रहे हैं, हम ही पढ़ाए जा रहे हैं। ये सब क्या कथा वथा सुनने आए हो क्या, सत्यनारायण भगवान का कथा सुनने प्रसादी लिए घर गए वाह 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 वाह, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये वाह वाह नहीं होने वाला भाई। क्वेश्चन पूछो कमेंट बॉक्स में, बहुत क्वेश्चन पूछो। अब तुम यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछ सकते थे, है ना, यहाँ देखो अब हम अलग इंक से लिखना शुरू कर देते हैं तुम्हारे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन तुम पूछ सकते थे कि वाई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट filled in 2s than 2p, इलेक्ट्रॉन पहले 2s में फिल्ड हुआ तब 2p में फिल्ड हुआ, ऐसा क्यों? देखो तो सेकंड ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट 2s और 2p से बना हुआ है। हम बार बार बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले 2s में गया फिर इलेक्ट्रॉन 2p में जा रहा है। तुम एक बार तो मेरे से पूछो कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन पहले 2s में जा रहा है और बाद में इलेक्ट्रॉन 2p में जा रहा है। जा तो सेकेंड ऑर्बिट में ही रहा था तो पहले 2p में डाल देते फिर 2s में डालते। खाना तो तुमको चावल और पूरी ही था, तो पहले पूरी खाते या पहले चावल खाते? तो पहले तो तुम पूरी खा ले रहे हो फिर चावल खा ले रहे हो, कभी ये सोचो कि पहले चावल खा के फिर पूरी खाते हैं? मत खाना, पेट खराब हो जाएगा, है ना। तो आखिर के हमको कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन पहले 2s में जाएगा या इलेक्ट्रॉन पहले 2p में जाएगा? इलेक्ट्रॉन पहले 2s में जाएगा, इलेक्ट्रॉन पहले 2p में जाएगा, ये हमको कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए एक रूल है, पता है, एक रूल है। क्या रूल है? एक ऑब्वर्स प्रिंसिपल है, ऑब्वर्स प्रिंसिपल है, ठीक है। ऑब्वर्स प्रिंसिपल में क्या बोला गया? ऑब्वर्स प्रिंसिपल में एक स्टेटमेंट दिया गया, स्टेटमेंट में बोला गया कि इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट filled in that suborbit, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस सबऑर्बिट में फील्ड होते हैं। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट filled in that suborbit इका, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट filled in that suborbit which having low energy level, which having low energy level। जी हां सर जी, दो बार मेरे साथ बोलना है, दो बार मेरे साथ बोलना है। इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट filled in that suborbit which having low energy level, ठीक है। फिर से एक बार, इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट filled in that suborbit which having low energy level, जहां पे एनर्जी लेवल कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा। क्लियर है मेरी बात? जहां पे एनर्जी लेवल कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा, जिसका हाई एनर्जी लेवल वहां पे इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा। अब हमको कैसे पता कि किसका एनर्जी लेवल कम है और किसका एनर्जी लेवल ज्यादा है? हम इतने पढ़े लिखे थोड़ी हैं, अभी तो हम शुरू ही किए हैं, तो कोई चांप नहीं, हम है ना, हम बताते हैं, है ना। अभी तो हम लोग डिस्कस कर लिए थे, क्या बात कर रहे हो, अभी तुमको सब कुछ हम बता दिए थे, बस तुम मंदबुद्धि हो इसलिए तुमको समझ में नहीं आया, तुम्हारा बुद्धि काम नहीं कर रहा है। चलो इधर एनर्जी लेवल डायग्राम तुमको पढ़ाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक चीज होता है, क्या होता है? एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। एनर्जी लेवल डायग्राम में क्या बताया जाता है? पहला ऑर्बिट, पहले ऑर्बिट में क्या होता है? 1s होता है। अभी हम बोले थे ना कि अभी हम तुमको बताए थे और तुम समझ नहीं पाए थे। देखो यहाँ पे फिर से, पहले ऑर्बिट में क्या होता है? 1s होता है। दूसरे ऑर्बिट में क्या होता है? 2s होता है और 2p होता है। तीसरे ऑर्बिट में क्या होता है? 3s होता है और 3p होता है और 3d होता है। चौथे ऑर्बिट में क्या होता है? 4s होता है, 4p होता है, 4d होता है और 4f होता है। फिफ्थ ऑर्बिट में क्या होता है? फिफ्थ ऑर्बिट में 5s होता है, 5p होता है, 5d होता है और 5f होता है। और 6 में क्या होता है? तो हम लोग बात किए थे ना, 1 2 3 4 4 3 2 1, 1 2 3 4 4 3 2 1। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया, अब फिर से 4 आ गया, अब एक एक करके कम होगा। 6 से क्या होता है? एक एक करके कम होने लगेगा, तो क्या हो जाएगा? 6s 6p 6d। फिर 7 में एक और कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 7s और 7p। और 8 में क्या हो जाएगा? सिर्फ 8s, है ना। अब ये जो ऑब्वर्स प्रिंसिपल था ना, ये बड़ा अजीब सा आदमी था। ये क्या आर्चरी का बहुत, मतलब ये तो एकदम वो जय श्री राम वाला आदमी था। ये जहां तहां से बस आर्चरीज खेलते रहता था, या अर्जुना टाइप का था,
है ना। देखो अब यहां से बैठ करके आर्चरी मारना शुरू किया, बोला कि जिसको सबसे पहले मेरा तीर लग गया उसकी एनर्जी लेवल कम। बस यही है प्रिंसिपल भैया। जिसको एरो पहले टच किया, जिसको मतलब किसको, सबऑर्बिट को। तुमको थोड़ी एरो टच करेगा रे गधा। एरो किसको टच किया, सबऑर्बिट को। तो जिस सबऑर्बिट को पहले एरो टच किया उसका एनर्जी लेवल लो। जिस सबऑर्बिट को पहले एरो टच किया उसका एनर्जी लेवल लो, मतलब कि एरो जिसको टच करेगा पहले उसका एनर्जी लेवल लो है। एरो पहले जिसको टच करेगा उसका एनर्जी लेवल लो है। कोरोना जिसको पहले टच करेगा उसका इम्यूनिटी लेवल लो है। एरो जिसको टच करेगा उसका एनर्जी लेवल लो है। क्लियर मेरी बात? वेरी गुड। तो क्या हो गया, कुछ ऐसा देखो, बस यहां से आपको आर्चरीज खेलते रहना है, ठीक है। तो अब आप ध्यान दो, मेरा क्वेश्चन क्या था, वाई फर्स्ट इन 2s देन 2p, यही क्वेश्चन था ना मेरा। देखो एरो पहले किसको टच किया, 2s को, और फिर एरो आकर के 2p को टच किया है, ठीक है। तो हम लोग पहले इलेक्ट्रॉन को 2s में फील्ड कर दे रहे थे और फिर 2p में फील्ड करने आ रहे थे। और ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि 2s का एनर्जी लेवल लो था, तो इलेक्ट्रॉन पहले 2s में आएगा और फिर इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा। और ये हम कहां पढ़े? ये हम ऑब्वर्स प्रिंसिपल में पढ़े। और अगर हम इस चीज को नहीं फॉलो करते हैं तो हम ऑब्वर्स प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे हैं, और यहां पे हम सरासर गलती करते जा रहे हैं। और यहां पे सीधा हमको मिलेगा -1 और तुम हो जाओगे एग्जाम से बाहर। तो ऐसी गलती नहीं करना है, ठीक है। ऐसी कोई गलती नहीं करना है जो हम लोगों को एग्जाम से बाहर का रास्ता दिखा दे, क्योंकि हम तो अंदर वाले हैं भाई, ठीक है। हमारी तो घर वापसी होनी है, हम तो जाएंगे अब सीधा IITs में। हम तो बने ही थे IITs के लिए, तो गलती से स्कूल में फंस गए हैं। अब तो हम सीधा अब स्कूल से निकल के कहाँ जाएंगे? IITs में जाएंगे, NITs में जाएंगे, मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे, क्योंकि हम लोग तो वही हैं, हम लोग तो वहीं से बने हुए हैं, उसी के लिए बने हुए हैं, राइट। अब देखो एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ना, एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन, क्या? वाई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फील्ड इन 4s देन 3d। बस इस क्वेश्चन की ना गांठ बांध लो, इस क्वेश्चन की गांठ बांध लो। ये क्वेश्चन तो आ ही रही है एग्जाम में, एकदम आ रही है। वाई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फील्ड इन 4s देन 3d। देखो यहां पे क्वेश्चन पूछने का रीजन आप देख लो, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट, राइट। तो ये न्यूक्लियस आपका, और यहां से ये देखो ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट और ये फोर्थ ऑर्बिट। अब फर्स्ट ऑर्बिट में क्या है? तो 1s है। सेकंड ऑर्बिट में क्या है? तो 2s और 2p है। थर्ड ऑर्बिट में क्या है? तो 3s है, 3p है और 3d है। और फोर्थ ऑर्बिट में क्या है? 4s है। तो देखो फोर्थ ऑर्बिट कहां का ऑर्बिट है? बाहर का ऑर्बिट है। और 3 का d कहां है? अंदर का ऑर्बिट है। तो 3 का d जो है वो अंदर की तरफ में है और 4 का s जो है वो बाहर की तरफ में है। और इलेक्ट्रॉन पहले कहां जा रहा है? 4s में जा रहा है। इलेक्ट्रॉन पहले देखो यहां पर 4s में जा रहा है, तब 3d में जा रहा है। देखो ये एरो आया और 3p के बाद ये सीधा 4s को टच किया है। तो ये 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में नहीं जा रहा है, 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 4s में जा रहा है और तब 3d में जा रहा है। और इसीलिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वाई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फील्ड इन 4s देन 3d। तो क्या इसका आंसर होगा? खुद सोचो। अकॉर्डिंग टू ऑब्वर्स प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट फील्ड इन दैट सबऑर्बिट विच हैविंग लो एनर्जी लेवल, और 4s की एनर्जी लेवल 3d से कम है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां फील्ड होगी? 4s में, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां फील्ड होगी? 3d में। ठीक है, ठीक है, मेरी बात क्लियर है? गुड। तो अब अगर हम आपको यहां पे एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दें कि एक काम करो मुन्ना, आप पोटेशियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरे को लिख के दिखा दो। पोटेशियम 19 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां गया? 1s में गया, तो हम लिख देंगे 1s। और यहां पे हमेशा याद रखना है, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन और f में 14 इलेक्ट्रॉन। इसको तो एकदम अपने रिफ्लेक्स आर्क में बैठा लो, ठीक है ना? एकदम रिफ्लेक्स एक्शन में भी नहीं, रिफ्लेक्स आर्क में बैठा लो, रिस्पॉन्स टाइम लो ही मत। तो 1 के s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 के s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 के p में 6 इलेक्ट्रॉन, 3 के s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3s के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाता है भाई? 3p में जाता है, तो 3 के p में 6 इलेक्ट्रॉन। और अब ध्यान देने की बात है, अब ध्यान देने की बात है कि मेरा 18 इलेक्ट्रॉन फील्ड हो गया है, मेरा 18 इलेक्ट्रॉन फील्ड हो गया है और मेरा 19वां इलेक्ट्रॉन फील्ड होने को आ रहा है, और 3p मेरा कंप्लीटली फील्ड हो गया है। अब इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा?
4s में, तो क्या हो जाएगा 4s1। अब बहुत सारे लोग यहां पे गलती लिख देंगे, क्या लिख देंगे 3p6 3d1, नहीं 3d1 नहीं, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फिल्ड इन 4s देन 3d, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फिल्ड इन 4s देन 3d। तो इलेक्ट्रॉन पहले कहां जाएगा 4s में जाएगा, बिल्कुल 4s में जाएगा, 4s1 होगा। अगर हम आपको बोलते कि कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 20 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको करके दिखा दो, तो 20 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप करोगे तो आप क्या कर दोगे, देखो यहां से ये तो पूरा कॉमन रहेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3p के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाता है 4s में जाता है ना, 4s में जाता है। तो क्या हो जाएगा 4s, और 4s में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन। देखो 2 4 8 10 16 और ये सॉरी 18 और ये 20, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन और ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे टोटल। 10 इलेक्ट्रॉन के बाद ये क्या हो गया 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन के बाद ये क्या हो गया 12 6 18 इलेक्ट्रॉन, और 18 के बाद 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 4s में जाएगा, और जो कि 20वां इलेक्ट्रॉन 19वां और 20वां इलेक्ट्रॉन। तो 19वां और 20वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है 4s में, 3d में नहीं। हमेशा इस बात को याद रखो, हमेशा इस बात को याद रखो, ये क्वेश्चन एकदम पूछा ही जाएगा और इसका आंसर एकदम तुम्हारे जवाब पे यूं ही होना चाहिए, ठीक है। चलो नाउ अब तुम लोग के लिए एक छोटा सा होमवर्क है, क्योंकि पता है भाई होमवर्क तो देना मेरा आदत है ना। तो आपको क्या करना है 21 स्कैंडियम है ना, टाइटेनियम 22 है ना, वेनेडियम 23 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फटाफट लिखो कमेंट बॉक्स में, ठीक है, फटाफट लिखो कमेंट बॉक्स में। और अगर कमेंट बॉक्स में लिखने में दिक्कत हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक पेज पे लिखो, फोटो खींचो एंड व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप कहां करोगे, व्हाट्सएप करोगे 8240599543, ठीक है, 8240599543 व्हाट्सएप करो मेरे को, एकदम क्विक रिस्पॉन्स पाओ, ठीक है। चलो देन हम लोग बात कर दें कि 24 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 24 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम होता है 24। अब 24 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है तो उसके पहले आपको एक चीज जानना है, इंडियन क्रिकेट टीम में कौन बैट्समैन स्टेबल है। इंडियन क्रिकेट टीम में बस वही बैट्समैन स्टेबल है जो सेंचुरी मारे या हाफ सेंचुरी मारे, राइट। तो भैया स्टेबल जो होता है ना वो 2 तरह का होता है। स्टेबल क्या होता है, 2 तरह का होता है। कॉन्फ़िगरेशन में हम बात कर रहे हैं, हम क्रिकेट की बात नहीं कर रहे हैं। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ये क्या होता है, 2 तरह का होता है। एक होता है हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा होता है फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक होता है हाफ फील्ड और दूसरा क्या होता है फुल फील्ड, ध्यान रखिएगा। अब हाफ फील्ड क्या होता है, तो देखो सपोज मेरे पास p ऑर्बिटल है ना, p ऑर्बिटल है, तो p ऑर्बिटल में अगर तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन फील्ड है, तीनों में क्या है एक एक इलेक्ट्रॉन फील्ड है, तो हम क्या बोल देंगे कि भाई ये हाफ फील्ड है। या तीनों में क्या है, तीनों में सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन ऐसे फील्ड है, तो हम लोग बोल देंगे इसको फुल फील्ड है। तो कभी भी अगर हाफ फील्ड स्ट्रक्चर आपको दिखे या कभी भी आपको फुल फील्ड स्ट्रक्चर दिखे तो हम हमेशा क्या बोलते हैं कि ये क्या शो कर रहा है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहा है। और हाफ फील्ड और फुल फील्ड में भी आपको पता है कौन ज्यादा स्टेबल होगा, अब इतना तो आपके पास IQ है ही, क्या होगा भाई फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड दोनों ही क्या शो करते हैं, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो करते हैं। और उसमें ज्यादा स्टेबल कौन होता है, उसमें फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है, हाफ फील्ड थोड़ा कम स्टेबल होता है, ठीक है। तो अब भाई तुम एक बात मेरे को बताओ, अगर थोड़ा सा शिफ्टिंग करके तुमको स्टेबिलिटी मिल जाए, अगर अपने अंदर थोड़ा सा चेंज करो तुम अपने डेली हैबिट्स को, और डेली हैबिट्स में अगर तुम ऐसा डाल दो कि तुम 4-5 घंटे 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे रोज पढ़ने लगो, तो तुम स्टेबल हो जाओगे ना, लाइफ में स्टेबिलिटी मिल जाएगी ना। कहीं IITs में चले जाओगे, कुछ लोग अपना मेडिकल करने के लिए MBBS कॉलेज में चले जाओगे, तो लाइफ में स्टेबिलिटी मिल जाएगी ना। कैसे स्टेबिलिटी मिल गई, अपने अंदर कुछ चेंज किए हो, अपने अंदर कुछ शिफ्ट किए हो, अपने अंदर कुछ रीअरेंजमेंट किए हो। एटम्स भी ऐसे ही कुछ रीअरेंजमेंट करता है बॉस, वो भी तो स्टेबल होना चाहता है, तो वो कैसे स्टेबल होगा। तो चलो पहले क्रोमियम के कॉन्फ़िगरेशन से सीखते हैं इस बात को। क्रोमियम 24 है, 24 है तो क्या लिख देंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3p के बाद इलेक्ट्रॉन कहां गया भैया 4s में, कितना इलेक्ट्रॉन 2, तो 20 हो गया। और 24 के लिए हम क्या लिख देंगे 3d4। अब यहां पे देखो सब कुछ यहीं से शुरू हो जाता है, 4s2 और 3d4, 4s2 और 3d4। अब आप मेरे फिर से इस डायग्राम पे ध्यान दो, ये न्यूक्लियस, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट और ये चौथा ऑर्बिट। अब तीसरे ऑर्बिट में मेरे पास क्या है 3d में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तीसरे ऑर्बिट में क्या है मेरे पास 3d में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अरे मस्ती है क्या,
3D में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और 4s कहां का ऑर्बिट है? तो 4s थोड़ा बाहर का ऑर्बिट है। और 3D कहां का ऑर्बिट है? तो अंदर का ऑर्बिट है। और स्टेबिलिटी कहां चाहिए? अंदर की बाहर? स्टेबिलिटी तुमको बॉर्डर पे चाहिए? नहीं भैया, बॉर्डर पे स्टेबिलिटी नहीं चाहिए। बॉर्डर कभी स्टेबल नहीं हो सकता, मतलब आउटसाइड कभी स्टेबल नहीं हो सकता। हमको तो अपने कंट्री के इनसाइड में स्टेबिलिटी चाहिए। अब तुम्हारे घर में वो क्या बोलते हैं, गृह युद्ध छिड़ जाए और तुम एकदम बाहर चाइना और पाकिस्तान के एकदम नाक में दम करके बैठे हो, तो उससे काम थोड़ी चलेगा। चाइना पाकिस्तान के साथ में लड़ाई हो, लेकिन घर के अंदर में स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि अपने सिटीजन्स ज्यादा सिक्योर्ड करना सबका जिम्मेदारी है। तो अंदर के तरफ में स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, बाहर के तरफ में भली अनस्टेबिलिटी हो तो चलेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लॉस या गेन कहां से होता है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट से होता है। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट से हो रहा है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट हमेशा अनस्टेबल रहता है। तो हमको अंदर की तरफ में स्टेबिलिटी चाहिए। अब अंदर की तरफ में स्टेबिलिटी के लिए देखो तो यहां पे 3d4 है। और 3d4 है तो हम क्या बोल सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन यहां पे हो जाता, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन यहां पे हो जाता, तो मेरा 3d क्या हो जाता? 3d5 हो जाता। और 3d5 हो जाता तो हाफ फील्ड स्टेबल हो जाता ना, हाफ फील्ड स्टेबल हो जाता, आधा भर जाता तो हाफ फील्ड स्टेबल हो जाता। तो अब मेरे बात को, अपने दिमाग को खोल के सुनो। कभी भी अगर एक इलेक्ट्रॉन से आपको स्टेबिलिटी मिलती है, कभी भी अगर एक इलेक्ट्रॉन से आपको स्टेबिलिटी मिलती है, चाहे वो हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो, तो हमेशा आउटर ऑर्बिट से, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। कहां पे? अंदर के ऑर्बिट की तरफ में। हमेशा आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा कहां की तरफ में? अंदर के तरफ में। तो एक इलेक्ट्रॉन 4s2 से जंप कर जाएगा 3d4 की तरफ में। तो अब एक इलेक्ट्रॉन 4s2 से जंप कर गया 3d4 की तरफ में, तो ये कैसा बन जाएगा? अब ये बन जाएगा 4s1 और 3d5। 4s1 और 3d5। तो 4s1 मतलब ऐसा, और 3d5 मतलब उसमें क्या आ गया भाई? हाफ फील्ड स्टेबल हो गया। तो देखो ये हाफ फील्ड स्टेबल हो गया ना। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं कि ये स्टेबल, ये क्या है? स्टेबल है। और ये जो स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है? ये भैया अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ आ गया, अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ आ गया, अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ आ गया। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया 4s से किसकी तरफ? 3d की तरफ। तो चलो इस स्टेटमेंट को लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं इस स्टेटमेंट में? लिख देते हैं कि टू अटेन हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, half field stability, one electron jumps from 4s2 to 3d4। ठीक है, 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया किसके तरफ में? किसके तरफ में? 4s से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया किसके तरफ में? 3d के तरफ में। उसको क्या करने के लिए? मोर स्टेबल बनाने के लिए। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा? 4s1 3d5, और ये हाफ फील्ड स्टेबल हो गया। ठीक है, ऐसा ही देखो क्रोमियम के बाद हम लोग कॉपर के कॉन्फ़िगरेशन में इस चीज को देखते हैं। अगर आप यहां पे कॉपर के कॉन्फ़िगरेशन को देखने के लिए आओ, ठीक है, तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन आप देखो तो कॉपर क्या होता है? 29 की आप कॉन्फ़िगरेशन कर दो, क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। आपको चलो एक बात याद दिलाते हैं, आप याद रखो 20 मतलब 4s2, 20 मतलब जब भी आप 4s2 कॉन्फ़िगरेशन तक लिखते हो, टिल 4s2 कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, 20 हो जाता है। काउंट करके देख लो तो 20 हो जाता है। तो 20 हो गया, और यहां पे कितना है भाई? 29 है। तो कितना इलेक्ट्रॉन? 9 इलेक्ट्रॉन। कहां पे? 4s के बाद 3d में। 3d में कितना इलेक्ट्रॉन? 9 इलेक्ट्रॉन। तो भाई 3d में 9 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे आप d फिर से ड्रॉ करो, तो d ड्रॉ करो तो देखो तो 2 2 4 2 6 2 8 और एक 9 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 9 इलेक्ट्रॉन। और 4s क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन और अगर यहां पे होता 3d में, तो ये क्या हो जाता? फुल फील्ड स्टेबल हो जाता। और फुल फील्ड स्टेबल हो जाता तो एटम खुद को ज्यादा स्टेबल फील करता। तो फिर वही चीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 4s to 3d टू मेक इट 3d10। ओके, तो क्या हो जाएगा? 4s1 एंड 3d10। तो 4s1 और 3d क्या हो गया? 3d क्या हो गया? 10 हो गया, है ना? तो 3d 10 हो गया। तो भैया देखो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन डन। ओके, गुड, बहुत अच्छे।
अब यहां पे आपको एक बात पर ध्यान देना है। चलो एक छोटा सा वही तुम नहीं पूछते हो हम नहीं बताते हैं वाली बात पे आ जाते हैं फिर से, है ना। फिर से ब्लू इंक की यूज करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि तुम तो पूछे नहीं, हम ही को बताना पड़ेगा। मान लो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। एक नाइट्रोजन क्या होता है 7, और 7 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिख सकते हैं 1s2 2s2 और 2p कितना 3, है ना। अब देखो हम यहाँ पे एक गलती करते हैं और तुम मेरे गलती को पकड़ो, ठीक है। हम गलती करते हैं 1s में हम 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, 2s में भी हम 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, और 2p जो है यहां पे हम 3 इलेक्ट्रॉन मेरे को डालना है। क्या करना है 3 इलेक्ट्रॉन मेरे को डालना है। तो हम ऐसा कर देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल करके 1 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिए, देखो 3 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर दिए। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो ये सरासर गलत है, ये सरासर गलती है, ऐसा नहीं लिखा जा सकता। ऐसा क्यों नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि हुन्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी एक रूल होती है जिसमें हम लोगों को बताया जाता है कि कभी भी अगर पेयरिंग स्टार्ट होना है, जैसे कि यहां पे 3p में अगर हम लोग बात कर दें तो हुन्स रूल में क्या बोला जाता है कि हमेशा पहले सिंगल करके हर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फील्ड होगा और तब पेयरिंग शुरू होगा। अगर हम ऑक्सीजन 8 के कॉन्फ़िगरेशन को यहां पे दिखाएं आपको, तो आप ध्यान दो 1s2 2s2 2p4। अब देखो 2s2 ये 1s2 2s2 का स्ट्रक्चर तो दिख रहा है, 2p4 की तरफ आप आ जाओ तो 2p4 में क्या होगा, पहले एक इलेक्ट्रॉन करके सब में फील्ड होगा और तभी पेयरिंग शुरू होगा। जब तक एक इलेक्ट्रॉन करके हर ऑर्बिटल में फील्ड नहीं होता है तब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। दिस इज हुन्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। ओके 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 गुड, बहुत अच्छे। तो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक पार्ट। जी हाँ, एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट तो आपके दिमाग में आया कि दूसरा पार्ट ये क्या, तो भाई वो तो ट्रिक है, वो तो हम क्लास में बताएंगे, वो तो हम खाली फोकट इधर पढ़ाने वाले हैं नहीं, है ना। तो चलो उसके लिए पहले क्या करो, मेरे क्लास को ज्वाइन करो बिल्कुल। और ऐसे चीजों को सीखने के लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब वाले बटन को दबा देना है। और सब्सक्राइब वाले बटन को दबाने से पता है क्या होगा, तुम्हारा दिमाग का बटन खुल जाएगा, और जब तुम्हारा दिमाग का बटन खुल जाएगा तो उसमें सिंक केमिस्ट्री क्लासेस के कॉन्सेप्ट भर जाएंगे, ठीक है। और तुम क्या हो जाओगे भाई, तुम तुरंत अपना रैंक करके आगे निकल जाओगे। तो ये तो एक टॉपिक हो गया। कौन सा टॉपिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक हो गया। एक फिर से होमवर्क, तुमको पता है बिना होमवर्क के हम आगे नहीं बढ़ने वाले हैं, है ना। तो आपको 101 एटॉमिक नंबर 101 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको करके दिखाना है। अब तुम बोलोगे कि ये क्या 101, तो हाँ जी 101। क्यों 101? शुभ नंबर होता है यार, समझा करो। 101 रुपए सगुन का होता है, ठीक है। तो 101 सगुन का, अभी नया कॉन्सेप्ट सीखे हो तो चलो 101 से सगुन करो। 101 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के व्हाट्सएप करो या कमेंट बॉक्स में डालो, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं हम लोग किस टॉपिक पे, क्वांटम नंबर के टॉपिक पे। बिल्कुल हम लोगों ने बात किया, 2 टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, तो क्वांटम नंबर के टॉपिक पे। तो पहले इसको कंप्लीट देखो, कंप्लीट करो, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा क्वांटम नंबर घंटा समझ में नहीं आएगा भाई, ठीक है। ओके चलो, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंक केमिस्ट्री क्लासेस। और इस वीडियो में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक के एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के दूसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो है क्वांटम नंबर, ठीक है। क्वांटम नंबर क्या होता है, तो ये जानने से पहले हम लोग कुछ बातचीत करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको सीखना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है। और सीखना है तो मेरे स्टाइल में सीखिए, मेरे अंदाज में सीखिए, है ना। तो चलो एक ऐसे क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, ये ना बड़ा अजीब सा चीज होता है, कुछ पढ़ाते पढ़ाते मेरे दिमाग में क्वेश्चंस बहुत आता है। तो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है। सपोज एक मिस्टर स्मिथ है, ठीक है। क्या है, मिस्टर स्मिथ, वो अर्थ पे कहीं रहते हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनते रहना। मिस्टर स्मिथ नाम का एक पर्सन है, वो अर्थ पे कहीं रहते हैं। तो हमको जानना है कि वो अर्थ, हमको उनके घर पे एक लेटर भेज देना है, एक चिट्ठी उनके घर पे हमको पोस्ट करना है ना। और चिट्ठी पोस्ट करने के लिए हमको उनका एड्रेस चाहिए कि भाई उनका घर का एड्रेस क्या है, जिस एड्रेस पे हम उनको एक लेटर भेजें।
ध्यान से मेरी बात को सुनते रहिएगा, ठीक है। तो वो अर्थ पे कहीं भी रहते हैं, हमको पता नहीं है कि वो अर्थ पे कहां रहते हैं, मतलब कि उनकी कंट्री क्या है, ठीक है, ये हमको नहीं पता। उस कंट्री के किस स्टेट या सिटी में वो रहते हैं, हमको ये भी नहीं पता, ठीक है। तो हमको क्या क्या पता करना होगा, हमको पता करना होगा उनकी कंट्री, उस कंट्री में उनका स्टेट या सिटी, उस सिटी में वो किस स्ट्रीट में रहते हैं, ठीक है, और उस स्ट्रीट में उनका हाउस नंबर क्या है ना, उनका हाउस नंबर क्या है। देखो ये चार चीजें अगर हमको पता चल जाती हैं तो हम तुरंत मिस्टर स्मिथ को एक लेटर भेज सकते हैं, चाहे वो अर्थ के जिस कॉर्नर में भी रहते हो, वो लेटर उनके घर के पास पोस्ट हो जाएगा। कौन सी चार चीजें हमको चाहिए? हमको चाहिए कंट्री, दूसरा हमको क्या चाहिए, स्टेट या सिटी, तीसरा हमको चाहिए उस सिटी में उनका स्ट्रीट और स्ट्रीट में उनका हाउस नंबर। जैसे आपका घर का एड्रेस, मेरा घर का एड्रेस, सब तो वैसे ही है। मेरे घर का एड्रेस क्या है, 20 रविंद्रनाथ रोड, नवग्राम, कोन नगर, है ना, हुगली, वेस्ट बंगाल और इंडिया। तो देखो, इंडिया मेरी कंट्री, वेस्ट बंगाल मेरा स्टेट या हुगली मेरी सिटी, स्ट्रीट रविंद्रनाथ रोड, हाउस नंबर 20। इतना तुम लिखोगे, मेरे घर पे एक लेटर तुम पहुंचा दोगे, ठीक है। तो इस पूरे प्लेनेट पे बहुत लोग हैं, बिलियंस लोग हैं। उसमें से किसी भी एक पर्टिकुलर आदमी को अगर हमको एक लेटर भेजना हो तो हमको क्या चाहिए, उसका मेलिंग एड्रेस। वैसे ही एक एटम में, एकदम बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ मेरी बात को सुनिए, ठीक है। एक एटम में बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं और उन ऑर्बिट्स में बहुत से इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ठीक है। अब हमको अगर कोई एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करना हो, जैसे कि हम आपको बोले कि ये वाला इलेक्ट्रॉन, दिस वन, है ना, यही इलेक्ट्रॉन, तो हम उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को कैसे टारगेट कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के बारे में हम कैसे बात कर सकते हैं। बाकी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, वही इलेक्ट्रॉन। मान लो कि जैसे हम आपको बोल दें कि भाई फास्फोरस का वो 11th इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस जो 15 होता है उसका वो 11वां इलेक्ट्रॉन, या क्लोरीन का जो 17 होता है उसका वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना, वो उसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही वाला इलेक्ट्रॉन और दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। तो ये हमको कैसे पता चलेगा, है ना। कोई भी एक, जैसे कि हम लोग बात किए, एक अर्थ पे किसी भी एक आदमी को ट्रैक करना हो तो हमको क्या चाहिए, उसका मेलिंग एड्रेस चाहिए। वैसे ही एक एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को अगर हमको ट्रैक करना है तो हमको उस एटम का, उस इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर चाहिए। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि क्वांटम नंबर जो होता है वो एक तरह से मेलिंग एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम होता है, ठीक है। जैसे चलो हम लोग देखते हैं, हम लोग जैसे बात की कि चलो क्लोरीन का वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? कॉन्फ़िगरेशन तो अभी आपको हम पिछले वीडियो में सिखाए थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो लास्ट वीडियो था उसमें तो हम आपको बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सिखा चुके हैं। तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 17 हो गया। अब यहां पे देखो, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट का 3s2 है और ये क्या है, 3p5 है, 3p5 है। यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां है? देखो ये है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दिस वन इज द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां पे है? तो देखो थर्ड ऑर्बिट के p सब ऑर्बिट में। अब p सब ऑर्बिट में भी क्या होता है, px होता है, py होता है और pz होता है। pz ऑर्बिटल में है ना, और pz ऑर्बिटल में कैसा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, राइट। तो देखो सिर्फ अगर हम आपको ये बात बोल दें, ऑर्बिट थर्ड, सब ऑर्बिट p, ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल को अगर हम बोल दे pz, है ना,
और स्पाइन जो हम बोलते हैं कि स्पाइन क्या है, किस स्पिन में मूवमेंट कर रहा है, तो स्पिन क्या है भाई, क्लॉकवाइज, है ना, स्पिन क्या है, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो देखो सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है और किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इन ये ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, ऑर्बिटल और स्पाइन को एक नंबर में कोड करके जब हम लोग लिखते हैं तो उसको हम क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे हमको एक ह्यूमन को ट्रैक करने के लिए कंट्री चाहिए, वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को ट्रैक करने के लिए, कोई भी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को ट्रैक करने के लिए हमको क्या चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट का है, उस ऑर्बिट में वो किस सब ऑर्बिट में है, क्योंकि एक ऑर्बिट में भी क्या होते हैं, एसपीडीएफ, बहुत सारे सब ऑर्बिट्स होते हैं, तो किस सब ऑर्बिट में है, उस सब ऑर्बिट के किस ऑर्बिटल में है, और उस ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक क्लॉकवाइज होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो वो कौन से स्पाइन में मोशन कर रहा है, कौन से स्पिन में उसकी मूवमेंट है, क्लॉकवाइज स्पिन में है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में है ना। अगर हम ये चार चीज पता कर लेते हैं तो हम पता कर सकते हैं कि किसी भी एटम का एड्रेस, किसी भी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस एक एटम में क्या है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल आनी चाहिए, इसीलिए हम बोले थे मेरे स्टाइल में पढ़ो, ठीक है ना। तो चलो आगे करते हैं, अब देखते हैं एकदम क्वांटम नंबर तो हम जान गए कि क्या होता है। अब क्वांटम नंबर में और कुछ बातें जानते हैं कि क्वांटम नंबर कितने टाइप का होता है। तो यहां पे देखो कुछ आइडिया तो मिल गया कि भाई चार चीजें होती हैं तो क्वांटम नंबर चार टाइप का होता होगा। ठीक है, अब ये ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, ऑर्बिटल और स्पाइन जो हम लोग बात किए, इसी में कुछ नाम हो जाते हैं। जैसे ऑर्बिट को हम लोग बोल देते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना। सबऑर्बिट को बोल देते हैं एजाइमुथल क्वांटम नंबर। ये सब नाम आपको याद रखना है, ठीक है। और इधर देखो हम क्यू नंबर लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर मत समझ लेना, वो क्वांटम नंबर है, ठीक है, नहीं तो बातें इधर से उधर स्लिप कर जाएंगे, फिर पहुंचाना था कहीं और पहुंच जाओगे कहीं और, है ना। तो एजाइमुथल क्वांटम नंबर। फिर है ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल को हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। और है यहां पे स्पाइन, तो स्पाइन को क्या बोलते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो चार तरह के क्वांटम नंबर्स हो जाती हैं, कौन कौन सी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजाइमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। यहां पे एक चीज पे आपको जो थोड़ी सी ध्यान देनी है वो है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एजाइमुथल क्वांटम नंबर को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एल से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम से रिप्रेजेंट करते हैं और स्पिन क्वांटम नंबर को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एन एल एम एस, ठीक है, क्या, NLMS, NLMS, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर आर रेस्पेक्टिवली कॉल्ड NLMS, ठीक है, या रेस्पेक्टिवली सिंबलाइज्ड लाइक NLMS, ठीक है। तो चलिए भैया, ये तो हो गया कि क्वांटम नंबर जो होता है वो चार तरह का होता है ना, और क्वांटम नंबर क्या होता है ये पता चल गया। अब हम कैसे पता कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर को, है ना। तो सब कुछ इसी स्लाइड में सीखोगे, अगले स्लाइड में भी चलो, है ना, चलो अगले स्लाइड में, यहां पे गुड। अब आते हैं, क्या देखना है हमको, क्वांटम नंबर जो है ये क्या होता है, कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि चलो अपना क्वेश्चन वही हम लोग क्वेश्चन रखते हैं, है ना, कि ऑल 4 पॉसिबल क्वांटम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन, क्या निकालना है भाई, all 4 possible quantum number, all 4 possible quantum number of unpaired electron, ठीक है, ध्यान से देखते रहो, unpaired electron of क्लोरीन, क्लोरीन क्या होता है, 17 होता है। तो देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है, किसका, क्लोरीन का। तो हमेशा आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रॉ करना है। क्या करना है भाई, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रॉ करना है। कब करना है, जब भी आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकालना हो, कभी भी आपको जब क्या निकालना हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकालना हो, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकालना है तो आपको क्या निकालना है भाई, हमेशा n का वैल्यू निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना जरूरी है। और अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लिखना चाहते हो तो एक फंडा तो है, लेकिन यहां पे बताएंगे नहीं, है ना।
फंडा तो हम यहाँ नहीं देने वाले आपको, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना होगा। और अगर फंडा चाहिए तो पहले जो हम आपको होमवर्क देते हैं उस होमवर्क को कंप्लीट करके हमको दो, और फिर हम तुमको रिटर्न में ट्रिक्स बताएंगे, अदरवाइज हम तुमको ट्रिक्स नहीं बताएंगे, क्योंकि अकेले हम मेहनत नहीं करेंगे, साथ में तुमको भी करना होगा, तभी जाकर के अच्छा रिजल्ट आएगा, अदरवाइज रिजल्ट नहीं आएगा। सिर्फ हम ही गधे की तरह खटें, तुम भी तो थोड़े गधे बन जाओ, है ना। तो चलो भाई, क्या बात करें हम लोग, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को कैसे निकालना है, तो n को कैसे निकालना है। तो हमेशा बाय डूइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप नहीं करते हो तब तक आप क्वांटम नंबर नॉर्मली नहीं निकाल सकते हो। जब, और दूसरा आप कैसे निकाल सकते हो, मेरे ट्रिक से निकाल सकते हो, और आपको पता है ट्रिक लेने का तरीका क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन अगर हम लोग ड्रॉ कर दें तो क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। अब यहां देखो आउटर मोस्ट का अगर हम लोग ऑर्बिटल पिक्चर बना दें तो हमको क्या दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। और हमको अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहां दिख रहा है, तो हमको अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहां दिख रहा है, ये है अनपेयर इलेक्ट्रॉन। कहां पे है भाई, थर्ड ऑर्बिट में है। तो देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस चीज को बताता है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट को बताता है ना। और इस क्वेश्चन में n का वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में n का वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया। तो आपको कभी भी किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर जानना है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कहां पे है, तो आप उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले ड्रॉ कर दो, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करके तुरंत देख लो कि भाई वो जो इलेक्ट्रॉन है किस ऑर्बिट में है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकालने का यही तरीका है, और बाकी जो तरीका है वो ट्रिक है। और ट्रिक ऐसा है कि आपको पेन पेंसिल भी टच नहीं करना पड़ेगा, और आपको पता है ट्रिक कैसे निकलवाना है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़े। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकालने के बाद, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यूज क्या हो सकती है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यूज आपको पता है। ऑर्बिट्स क्या होता है, ऑर्बिट्स हो सकता है आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 7 8 ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो n का वैल्यू हमेशा 1 2 3 4 5 होता है ना। इस क्वेश्चन में n तुम देख लिए कैसे निकाला गया, ऐसे तुम किसी भी क्वेश्चन का n निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है एक क्वेश्चन जिसमें बोला जाता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम, है ना। तो पोटेशियम 19 होता है, और इसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके ऑल 4 पॉसिबल क्वांटम नंबर पूछे जाते हैं। एकदम ऐसा ही क्वेश्चन है, जस्ट क्लोरीन के जगह पे, ये क्लोरीन के जगह पे अपने क्या लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, पोटेशियम, पोटेशियम 19। तो कैसे निकाल सकते हैं पोटेशियम 19 का हम लोग, तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो, क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 4s में गया, 4s क्या हो गया, 1। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां दिख रहा है, ये देखो 4s में दिख रहा है ना, 4s में दिख रहा है। तो n का वैल्यू क्या हो गया, n का वैल्यू क्या हो गया, n का वैल्यू हो गया 4, है ना। तो हम लोग हमेशा निकाल सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बाय डूइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है मेरी बात, कोई दिक्कत, गुड। नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद एज़ाइमुथल क्वांटम नंबर निकालने का। क्या निकालना है हम लोगों को, एज़ाइमुथल क्वांटम नंबर, है ना। तो दूसरा है अपना एज़ाइमुथल क्वांटम नंबर। अब आपको यहां पे ध्यान क्या देना है कि एज़ाइमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से, L से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां पे हमेशा आपको इस बात को ध्यान रखना है, याद रखना है कि एज़ाइमुथल क्वांटम नंबर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो सब ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब हम लोग कुछ एक डॉट्स यहां पे देंगे, जिन डॉट्स पे आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत है। फर्स्ट है, पहला पॉइंट है कि सबऑर्बिट्स s होता है, p होता है, d होता है और f होता है, ठीक है। तो s के लिए एज़ाइमुथल क्वांटम नंबर मतलब L का जो वैल्यू होता है वो होता है 0, p के लिए होता है 1, d के लिए होता है 2 और f के लिए होता है 3। तो 0 1 2 3 ये वैल्यूज हमेशा L के हो सकते हैं, ना तो इससे ज्यादा ना इससे कम, ना ही कोई फ्रैक्शन, 0 1 2 3, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट यहां पे हम लोग बात करेंगे कि वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू 0 to n-1 हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस पॉइंट पे, बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं। L का वैल्यू हमेशा क्या हो सकता है, 0 से n-1 के बीच का कोई भी एक नंबर, कोई भी एक होल नंबर, ठीक है। 0 से
n-1 के बीच का कोई भी एक होल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर नहीं है ना, होल नंबर हो सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक करके निकालना शुरू करते हैं। हम लोग बात करते हैं यहां पे थर्ड पॉइंट में कि इफ n इज इक्वल टू 1, अगर n का वैल्यू क्या रहे, 1 रहे, देन l इज इक्वल टू क्या हो सकता है, तो l इज इक्वल टू हो सकता है 0 टू n-1, मतलब कि 1-1, तो 1-1 क्या होता है, 0। तो देखो l का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। अब l का वैल्यू 0, इसका मतलब क्या है, s। अभी देखो हम लोग बात किए कि अगर l का वैल्यू 0 होगा तो किसकी बात हो रही है, s की बात हो रही है। तो अगर ऑर्बिट है, देखो n का वैल्यू हम क्या लिए थे, 1, एकदम ध्यान से मेरे बात को देखो, अगर n का वैल्यू हम क्या लिए थे, 1, तो उसके लिए देखो सब ऑर्बिट क्या निकल के आया, s। हम लोग जानते हैं 1 के पास क्या होता है, सिर्फ s होता है, s के अलावा और कुछ नहीं होता है, इसलिए देखो दूसरा कोई वैल्यू नहीं निकला, सिर्फ एक ही वैल्यू निकला और वो वैल्यू 0 था जो s को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, गुड। समझ में नहीं आ रही तो एक बार थोड़ा पीछे जाओ, 20 सेकेंड पीछे जाओ, डबल टैप मारो या ट्रिपल टैप मारो और इसको देख लो फिर से एक बार। ठीक है, गुड, बहुत अच्छे। अगर हम लोग यहां पे l के वैल्यू को, n के वैल्यू को चेंज कर दें, अगर हम लोग ऐसे रख दें कि इफ n इज इक्वल टू 2, देन l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 टू n-1 है ना, तो 0 टू n-1, n क्या है भाई, n है 2, तो 0 टू 2-1, अब 2-1 क्या होता है, 1, तो वैल्यूज क्या हो जाएगा, होल नंबर बिटवीन 0 एंड 1, तो 0 और 1 के बीच में क्या क्या वैल्यूज होता है, 0 होता है और 1 होता है। 0 से 1 के बीच में क्या क्या होता है, 0 और 1। अब 0 के लिए क्या पता चला, s, और 1 के लिए क्या हम लोग जानते हैं, p। तो कभी भी जब n का वैल्यू 2 रहता है तो n का वैल्यू 2 के लिए देखो तो क्या निकल के आता है, 2s होता है और 2p होता है ना, इसमें तो और कुछ होता नहीं है, 2d और ये सब तो होता नहीं है। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, व्हाई 2d इज नॉट पॉसिबल, ये पूछा जाता है हमेशा कि 2d पॉसिबल क्यों नहीं है, तो 2d इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसका जो जेमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू होता है वो तो सिर्फ 0 और 1 होता है, और 0 s को बताता है और 1 p को बताता है। ठीक है, तो ये एक हो गया। देन हम बात करें कि इफ n इज इक्वल टू 3, देन l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो l इज इक्वल टू हो जाएगा 0 टू 3-1, 3-1 मतलब 2, तो 0 से 2 के बीच का जितना भी वैल्यूज होगा, 0 से 2 के लिए जो भी वैल्यूज होगा वही वैल्यूज क्या होगा, आपका l का वैल्यूज होगा। तो हम लोग क्या बोल देंगे कि l इज इक्वल टू क्या हो गया, तो 0 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया। 0 के लिए क्या होता है s, 1 के लिए क्या होता है p और 2 के लिए क्या होता है d। तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि कभी भी अगर n इज इक्वल टू 3 है, n का वैल्यू 3 है, तो उसके लिए l का वैल्यू क्या क्या है भाई, 0 है, 1 है और 2 है, मतलब 3s है, 3p है और 3d है, 3s 3p और 3d है, राइट, कोई दिक्कत, गुड। अगर हम लोग l के वैल्यू अगर हम लोग n के वैल्यू को 4 मान लें, क्या कर दें, इफ n इज इक्वल टू 4, देन l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 टू 4-1, अब 0 टू 4-1 मतलब 3, तो 0 से 3 के लिए क्या क्या होल नंबर्स आते हैं, तो 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है और 3 होता है। अब हम लोग जानते हैं कि 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, s को, 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, p को, 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, d को, और 3 किसको रिप्रेजेंट करता है, f को। तो हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे, पिछले क्लास में हम लोग क्या बात किए थे कि n इज इक्वल टू 4 अगर रहे तो यहां पे क्या क्या वैल्यूज हो सकता है, 4s होता है, 4p होता है, 4d होता है और 4f होता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो भाई, इफ n इज इक्वल टू 5, इफ n इज इक्वल टू 5 है तो हम क्या बोल सकते हैं, l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो अब देखो l इज इक्वल टू अगर हम लिख दे 0 टू 5-1, तो 5-1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे s का वैल्यू तो l का वैल्यू तो कभी 4 हो ही नहीं सकता। तो देखो हम लोग लास्ट क्लास में बात किए थे, क्या बात किए थे कि अगर n का वैल्यू 5 होता है तो इसके लिए भी वैल्यूज क्या होते हैं, इसके लिए भी वैल्यूज क्या होते हैं, 5s होता है, 5p होता है, 5d होता है और 5f होता है। तो 5s, 5p, 5d और 5f है। ठीक है,
तो यहां पे हम लोग मैक्सिमम वैल्यूज क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यूज क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। 4 से ज्यादा हम लोग कोई वैल्यूज नहीं लिख सकते हैं, तो ये वैलिड नहीं होता है यहां पे। ठीक है, अब एक एक करके कम होने लगता है ना। अगर हम लोग क्या लिख दें कि इफ n इज इक्वल टू 6 होगा, तो हम लोग लास्ट क्लास में ही बात किए थे कि l का वैल्यूज क्या हो जाएगा। अगर 6th ऑर्बिट है तो यहां पे क्या क्या होता है भाई, 6s होता है, 6p होता है और 6d होता है। मतलब कि वैल्यूज क्या रहेगा, 0 रहेगा, 1 रहेगा और 2 रहेगा। 7 के लिए वैल्यू 0 और 1 रहेगा। 8 के लिए वैल्यू सिर्फ 0 रहेगा। अगर n इज इक्वल टू हम लोग 8 रखें तो l का वैल्यू सिर्फ 0 रहेगा, क्योंकि वहां पे सिर्फ 8s ही पॉसिबल होता है। ये हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहां पे देखें कि n के वैल्यूज पे l का वैल्यू डिपेंड करता है। कभी भी अगर हम लोगों को n का वैल्यू मिल जाएगा तो हम लोग l के वैल्यू को वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्बिट पे ही तो डिपेंड करता है क्या सब ऑर्बिट होना है ना। ऑर्बिट पे ही डिपेंड करता है क्या सब ऑर्बिट होना है। तो ये हो गया आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर देखने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वांटम नंबर की तरफ अगर चलें तो नेक्स्ट क्वांटम नंबर हम लोग के नेक्स्ट स्लाइड में वो क्या है भाई, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, कौन सा है ये, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में आपको सबसे पहले जानना है कि इसको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, बोलो। ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल्स को। ठीक है, ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है ना। तो यहां पे हम लोग कुछ एक पॉइंट्स को लेकर के बात कर लें। जैसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग यहां पे देंगे वो होता है कि वैल्यू ऑफ m डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ बताओ आप, ऑर्बिटल जो है, ऑर्बिटल किस चीज पे डिपेंड करता है कि कैसा सब ऑर्बिट है। और सब ऑर्बिट को हम लोग क्या बोलते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर मतलब l, है ना। तो वैल्यू ऑफ m डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ l, है ना। हमेशा क्या होता है भाई, m इज इक्वल टू होता है -l टू 0 टू +l। -l से 0 से +l के बीच के जो भी वैल्यूज होते हैं उन सारे वैल्यूज को हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोल देते हैं, है ना। तो चलिए एक एक करके हम लोग चेक करना शुरू करते हैं भाई कि हर एक सब ऑर्बिट के लिए ऑर्बिटल्स कैसे और कितने हो सकते हैं। अगर हम पहला बात कर दें कि इफ l इज इक्वल टू 1, आपको पता है l इज इक्वल टू 0, अगर हम लोग बोल दें l इज इक्वल टू 0, तो l इज इक्वल टू 0 मतलब आपको पता है क्या होता है, s होता है ना, s होता है। तो ये आप जान के रखो, ये अपने दिमाग में रखो। और फिर हम लोग बात करते हैं कि अगर l का वैल्यू 0 है तो m का वैल्यू क्या हो सकता है, m इज इक्वल टू क्या हो सकता है। तो m का वैल्यू डिपेंड करता है -l से 0 से +l के बीच में, मतलब 0, -0 से 0 से +0 मतलब 0। ठीक है ना। अब इस पे अभी हम यहां पे कुछ नहीं बोलने वाले, हम पहले ये लिखेंगे और फिर कुछ बोलेंगे कि इफ l इज इक्वल टू 1 हो जाए, इफ l इज इक्वल टू 1 हो जाए तो 1 मतलब p, राइट, बिल्कुल। देन m का वैल्यू क्या हो सकता है, तो m का वैल्यू हो सकता है -1 से 0 से +1 के बीच के वैल्यूज। ठीक है, तो 3 वैल्यूज हो सकता है, -1, 0 और +1। अब हम आपको एक चीज बोलना चाहेंगे कि p सब ऑर्बिट जो होता है इसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, कौन कौन से, -1, 0 और +1, इन लोगों का क्वांटम नंबर होता है। तो देखो हम लोग क्या बात किए थे कि जो सब ऑर्बिट्स होते हैं वो ऑर्बिटल्स से बने होते हैं। यहां पे देखो p सब ऑर्बिट के लिए 3 ऑर्बिटल्स, p सब ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल्स होता है और देखो तीनों ऑर्बिटल्स के लिए 3 वैल्यूज आ गया, कोई चौथा वैल्यू नहीं आया, 2 वैल्यूज भी नहीं आया, वैल्यू कितना आया, 3 ही आया। क्यों, क्योंकि p के पास 3 ही बॉक्स होता है। अब हम यहां पे आपको बोल सकते हैं कि s के पास कितना ऑर्बिटल होता है, 1 होता है। तो देखो हम लोग के लिए m का वैल्यू कितना निकल के आया है, m के लिए भी सिंगल वैल्यू निकल के आया
है ना, जो वैल्यू क्या है 0। तो अगर m इज इक्वल टू 0 रहेगा, इसका मतलब है कि l पक्का क्या होना है 0 होगा। ठीक है, अगर m का वैल्यू सिर्फ 0 होगा तो l का वैल्यू भी क्या होगा 0 होगा, या l का वैल्यू 0 होगा तो m का वैल्यू 0 होना है। हम लोग बात करते हैं यहां पे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में कि इफ l इज इक्वल टू 2 देन m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो m का वैल्यू क्या होता है भाई, -l टू 0 टू +l। तो -l से 0 के तरफ जाते हुए तो -2 -1 0 +1 और +2, है ना। तो l इज इक्वल टू 2, इसका मतलब हम लोग क्या जानते हैं, इसका मतलब हम लोग जानते हैं कि d है, और d में कितने बॉक्स होते हैं, d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। 5 ऑर्बिटल का देखो वैल्यू निकल गया, -2 -1 0 +1 और +2, है ना। तो देखो ये सब कुछ अपने आप होते चला जा रहा है, जो भी हम लोग पिछले वीडियोस में बात किए थे ना, जहां पे आपको हम बताए थे कि s के लिए 1 बॉक्स, p के लिए 3 ऑर्बिटल, d के लिए 5 ऑर्बिटल, f के लिए 7 ऑर्बिटल। देखो वो सारे वैल्यूज यहां पे निकलने लगे, है ना, हर एक का वैल्यूज निकलने लगा। तो इफ l इज इक्वल टू 3 देन m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 से 0 से +3 के बीच के सारे वैल्यूज। तो -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3, कितने वैल्यूज आ गए भाई, देखो 7 वैल्यूज आ गए। और f के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो f के पास 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आते हैं। तो 7 ऑर्बिटल्स हैं, 7 ऑर्बिटल्स हैं, l इज इक्वल टू 3 मतलब f, और f के पास 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। 7 ऑर्बिटल के लिए देखो आपके पास 7 वैल्यूज आ गए, है ना। तो हम लोग बात करें कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का जो वैल्यू होता है वो हमेशा डिपेंड करता है किसके ऊपर में, l के ऊपर में, है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो हम लोग का क्वांटम नंबर है वो होता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर फोर्थ क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर, है ना। स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी 2 वैल्यूज हो सकती हैं, इसकी 2 वैल्यूज हो सकती हैं। एक होता है +½ और दूसरा होता है -½ +½ का मतलब होता है कि +½ से हम लोग क्लॉकवाइज जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और -½ से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज वाले इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो +½ एंड -½ ओके। इसका वैल्यू बस यही हो सकता है, और इसका वैल्यू n के ऊपर, l के ऊपर या m के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। वो या तो इलेक्ट्रॉन ऐसे क्लॉकवाइज होगा या फिर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज के लिए +½ और एंटी क्लॉकवाइज के लिए -½ बस यही वैल्यूज इसके होते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ में। जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था कि फाइंड आउट all the four possible quantum number of unpaired electron of chlorine। ठीक है, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 17 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है ना। तो ये आप देख लो भाई, जो 3p5 है, ये 3p5 में ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन फील्ड हुआ, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां दिख रहा है, यहां पे देखो, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कहां पे है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3rd ऑर्बिट में है। तो यहां पे हम लोग चारों पॉसिबल क्वांटम नंबर के वैल्यूज क्या लिख सकते हैं, चारों क्वांटम नंबर के पॉसिबल वैल्यूज क्या लिख सकते हैं। तो चारों क्वांटम नंबर क्या है मेरे पास, n l m s। n क्या बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, मतलब ऑर्बिट को। तो किस ऑर्बिट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 3rd ऑर्बिट में है, तो लिख देंगे 3। l क्या बताता है, सब ऑर्बिट को, एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है सब ऑर्बिट को। किस सब ऑर्बिट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो p में दिख रहा है, तो हम लोग लिख देंगे p। और उसमें भी किस ऑर्बिटल में दिख रहा है, तो -1 0 और +1 में दिख रहा है, तो क्या लिख देंगे +1। और यहाँ पे देखो p के लिए सॉरी, यहाँ पे p नहीं लिखेंगे, p के लिए एक वैल्यू होता है, वैल्यू क्या होता है 1। p के लिए वैल्यू क्या होता है 1। और s यहां पे आएगा, तो s के लिए हम क्या लिख देंगे भाई, इलेक्ट्रॉन हमको कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो क्लॉकवाइज दिख रहा है तो हम क्या लिख देंगे +½ ठीक है, तो 3 1 1 +½ ये हो जाएगा आपका
ऑल द 4 पॉसिबल क्वांटम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन। ये क्वेश्चन 3 से 4 एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें यहां पे, तो एक और क्वेश्चन हम लोग ऐसा ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का देखते हैं, जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात भी किए थे कि पोटेशियम 19 होता है। तो पोटेशियम 19 का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ऑल 4 पॉसिबल क्वांटम नंबर क्या होगा? तो अब पोटेशियम का सबसे पहले क्या लिख दो, कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1, यहां पे आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो n का वैल्यू क्या दिख रहा है, कौन सा ऑर्बिट में है, 4th ऑर्बिट में है, बिल्कुल। l का वैल्यू क्या दिख रहा है, l का वैल्यू, s के लिए l का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो l का वैल्यू 0 है ना। m का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर l का वैल्यू 0 तो m का वैल्यू हमेशा 0 होगा, और s क्या हो जाएगा, तो s हो जाएगा +½ या -½ आपको जो भी एक लिखना है आप लिख दो, ठीक है। ये देखो, अब हम यहां पे देखो एक बात बोले कि आपको जो भी एक लिखना है आप लिख दो। अगर आप किसी भी ऑर्बिटल में देखो, यहां पे एक आप पहले रूल्स जान जाओ, एक रूल होता है पॉलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वहां पे क्या बताया जाता है कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन अगर आप ऐसे डाल देते हो क्लॉकवाइज, तो इस ऑर्बिटल में बाकी जो भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो सब क्लॉकवाइज आएंगे, और अगर आप पहला इलेक्ट्रॉन डाल देते हो किसी भी ऑर्बिटल में एंटी क्लॉकवाइज, तो बाकी जो भी आएंगे सब एंटी क्लॉकवाइज आएंगे। अब जब पेयर्ड होने आएगा तब ये ऐसे पेयर्ड अप होगा, ठीक है। तो आप एक जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पहला फील्ड हो जाएगा उसी डायरेक्शन में बाकी इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होगा। पेयरिंग फिर क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना। चलो, तो हम लोग इस रूल के बारे में बाद में बात करेंगे अगले किसी वीडियो में, है ना। हुन्स रूल, पॉलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग क्वांटम नंबर को देखते चलते हैं। यहां पे देखिए एक क्वेश्चन है मेरे पास, है ना, इसी टाइप का एक क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि फाइंड आउट ऑल द 4 पॉसिबल क्वांटम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बताना है ऑफ क्रोमियम। तो क्रोमियम का ऐसे देख लो क्वेश्चन को कि क्रोमियम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का ऑल 4 पॉसिबल क्वांटम नंबर बताना है। क्रोमियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का ऑल 4 पॉसिबल क्वांटम नंबर बताना है। तो क्रोमियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 4s1 होता है। सबसे लास्ट में क्या होता है, 4s1 होता है। ऐसे हो जाता है ना 3d5 4s1। तो 3, ये देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है यहाँ पे 4th, और 4th के लिए क्या यहां पे आपको दिख रहा है 4s1 है। जो यहां पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो कहां पे होगा, 4s1 में होगा। तो n का वैल्यू क्या दिख रहा है, 4। l का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 0 के लिए s के लिए l का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अगर l का वैल्यू 0 तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और s का वैल्यू क्या हम लिख देंगे, या तो +½ या फिर -½ दोनों में से कोई भी एक। तो देखो 4 0 0 +½ निकल के आया, है ना। गुड। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें हम लोगों को क्या करेगा, हम लोगों को कोई एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बता देगा कि किसी एलिमेंट का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और उस इलेक्ट्रॉन का ऑल 4 पॉसिबल क्वांटम हम लोगों को लिखना होगा। यहां पे क्वांटम नंबर में 5 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो 5 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जहां पे जैसे जिसमें से हम एक टाइप का आपका यहां पे डिस्कस कर दिए, ठीक है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन को हम यहां पे देख रहे हैं, ठीक है। टाइप 2 हम यहां पे बता देते हैं कि भाई ये टाइप 2 है। टाइप 2 में हम लोग क्या बता देंगे कि सपोज मेरे पास ऐसा कर देगा कि N L M और S के वैल्यूज हमको दे देगा, A B C और D 4 वैल्यूज दे देगा, और 4 वैल्यूज में कर देगा कि कोई 3 गलत और 1 सही कर देगा, और बोलेगा कि बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट वाला सेट है, कौन करेक्ट सेट है या कौन इनकरेक्ट सेट है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। जैसे कि चलो एक क्वेश्चन हम लोग बिल्ड करते हैं, यहां पे बात करते हैं कि विच वन इज पॉसिबल, है ना, कौन सा इसमें पॉसिबल सेट होगा। तो अगर हम लोग बात कर दें, n का वैल्यू सपोज 3 है, l का वैल्यू 0 है, m का वैल्यू -1 है और s का वैल्यू +½ है, ठीक है। तो चलो यहां पे दूसरा हम लोग ले लेते हैं, मान लो कि ये 4 है, ये 0 है, ये 0 है और ये क्या है +½ है।
यहां पे मान लो कि ये 3 है, ये 2 है, ये -3 है और ये क्या है, +½ है। यहां पे सपोज मान लो ये 2 है, ये 3 है, ये 0 है और ये +½ है। ठीक है, बोला कि कौन सा पॉसिबल है, विच वन इज पॉसिबल। तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप एकदम ध्यान से देखो। अगर n का वैल्यू 3 है तो l का वैल्यू 0 हो सकता है, जी हां हो सकता है। l इज इक्वल टू 0 to n-1 होता है। और m का वैल्यू -1 हो सकता है, तो नहीं, m का वैल्यू -1 कभी नहीं हो सकता है अगर l का वैल्यू 0 है। देखो यहां पे फंस गया। m इज इक्वल टू क्या होता है, m इज इक्वल टू होता है -l to 0 to +l, है ना। तो -l से 0 से +l के बीच के सारे वैल्यूज होते हैं। तो यहां पे अगर l का वैल्यू 0 है तो m का वैल्यू कभी भी -1 नहीं हो सकता। वो जब भी होगा तो क्या होगा, 0 ही होगा। सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं, ये पहला ऑप्शन भाई गलत है। सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं, n का वैल्यू 4 है तो l का वैल्यू 0 हो सकता है क्या, जी हां हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 0 to n-1, l का वैल्यू क्या होता है, 0 to n-1, तो 0 हो सकता है, तो ये हो सकता है। अगर l का वैल्यू 0 है तो m का वैल्यू 0 होगा, जी हां m का वैल्यू 0 ही होगा। और s का वैल्यू +½ या -½ में से कोई भी एक हम बोल सकते हैं। तो देखो सेकेंड वाला ऐसा है जहां पे क्या दिख रहा है कि सारे जो आपके NLMS के वैल्यूज हैं वो सारे वैल्यूज क्या है, करेक्ट दिख रहे हैं एक दूसरे के लिए। तो सेकेंड यहां पे ऐसा सेट है जो पॉसिबल है। चलो हम लोग बाकी के भी दोनों सेट देख लेते हैं। अगर n का वैल्यू 3 है तो l का वैल्यू 2 हो सकता है, जी हां हो सकता है। 0 to n-1, तो 0 to 3-1 मतलब 2, 0, 1 और 2 हो सकता है, तो ये हो सकता है। m का वैल्यू -3 हो सकता है क्या, नहीं, यहां पे देखो बात फंस गया। फिर से बात वही आ जाएगा कि m इज इक्वल टू क्या होता है, -1 to 0 to +1। तो यहां पे अगर l का वैल्यू 2 है तो m का वैल्यू क्या हो सकता है, -2 से +2 के बीच में हो सकता है, -3 नहीं हो सकता। तो यहां पे ये बात फंस गया, देखो यहां पे, तो ये गलत हो गया। और बात कर दे कि n का वैल्यू अगर 2 है तो l का वैल्यू 3, नहीं, यहीं पे बात फंस गया, है ना। अगर n का वैल्यू 2 है तो l का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 to n-1 हो सकता है। मतलब कि ये क्या होगा भाई, हमेशा n से इसका वैल्यू कम होगा। l का वैल्यू हमेशा n से क्या होता है, कम होता है, लेकिन यहां तो ज्यादा है, तो ये गलत है। तो b यहां पे एक ऐसा हमको दिखा जो सही आंसर है। ठीक है, तो एक तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा पॉसिबल है या कौन सा इम्पॉसिबल है, जिसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो थोड़ा वीडियो एकदम च्युइंगम की तरह लंबा होने लगा, है ना। तो एक काम करते हैं, अब अगले वीडियो में हम लोग क्वांटम नंबर के क्वेश्चंस को और ज्यादा करके डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस, 15-20 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर देंगे, है ना। तो इसको हम लोग यहीं पे पूर्ण विराम लगाते हैं, ठीक है, और यहीं पे रोक लेते हैं, क्योंकि अब ये बहुत लंबा सा जाने लगा है। तो पहले इतना डाइजेस्ट कर लो, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। और यहां तक में कोई भी डाउट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो चलो हमको व्हाट्सएप पे बता दो और हम लोग फिर कुछ अरेंज कर देंगे आपके डाउट क्लियरिंग के लिए। तो ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, जिसके ऊपर आपको क्या करना है, एक मैसेज छोड़ देना है अपने नाम के साथ और अपने डाउट्स के साथ। ठीक है।